हेलो एवरीवन। आज की क्लास रहने वाली है रिवीजन क्लास, यानी कि हम नए प्रश्नों को नहीं देखने वाले हैं। अभी जो क्लास में अभी हाल ही में जो क्लासेस हुई हैं समाजशास्त्र की, उनमें जो नए प्रश्न कराए गए हैं उन्हीं का रिवीजन कराया जाएगा आज इस क्लास में। और ये क्लास आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का प्रैक्टिस सेट, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए आपको यहाँ पर सिलेबस भी नोट्स भी मिल जाएंगे। ये आपके नए सिलेबस पर आधारित नोट्स है। चूंकि एचईओ का सिलेबस चेंज हुआ है तो ये आपके नोट्स एचईओ के नए सिलेबस पर आधारित है। इस पर आपका एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही यहाँ पर एचईओ का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं और इसके साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन एचईओ की ले लीजिए आप, कि चूंकि आप में से बहुत से लोग हैं जिनका एचईओ का एग्जाम है। एचईओ की क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। तो आप में से जिनका भी एग्जाम है एचईओ का, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, वे सभी दोपहर 1 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। अभी बहुत से कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कराया जा चुका है। एचईओ के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आप जाए, सारी क्लासेस आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जीआईसी के लिए जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, राजस्थान मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा समाजशास्त्र का, और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इस नोट्स में कंप्लीट कराए गए हैं, जो कि सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं में ये रहते हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और यूपी पीजीटी, ठीक है, यूपी पीजीटी का आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, नए सिलेबस के यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप ध्यान रखिए यूपी पीजीटी में, ठीक है, यूपी पीजीटी का जो विज्ञापन है ये आपका अगस्त लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आयोग के अनुसार। और इसका जो एग्जाम होना है, ठीक है, आयोग ने एग्जाम क्या बताया है, दिसंबर तक ये आयोग एग्जाम करा लेगा। ये मेरे द्वारा नहीं, आयोग के द्वारा बताई गई बातें हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी पीजीटी एग्जाम की, तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है और साथ में जीएस को भी लागू कर दिया गया है। जीएस के टोटल आपको 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जीएस में बहुत सारे, चूंकि ये लागू किया गया पहली बार ऐसा हुआ है, सब्जेक्ट्स के साथ आपके 30 प्रश्न जीएस के रहने वाले हैं। बहुत से बच्चों ने इसकी क्लास के लिए बोला है। तो अभी देखिए, जो आपकी एचईओ की क्लास हो रही है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्लास हो रही है दोपहर 1 बजे, मंडे टू सैटरडे ये आपकी क्लास चलती है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आपकी ये क्लास चलती है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, एचईओ की। अभी इस समय जीएस को कंप्लीट कराया जा रहा है। एचईओ के नाम से आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर उस फोल्डर में जाएं, ओपन करें, जितनी भी जीएस से रिलेटेड क्लासेस है आप उनको देख सकते हैं यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए। चूंकि टॉपिक्स सब्जेक्ट सेम है ना, कुछ अलग तो है नहीं, तो कॉमन है, तो आप देख सकते हैं, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसका जब खत्म हो जाएगा तो फिर जो जितने बाकी के सारे टॉपिक्स जो बचे होंगे वो करा दिया जाएगा। फिर टाइम बचेगा तो रिवीजन फिर से एक बार करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल 1 बजे वाली क्लास जीएस के लिए दोपहर 1 बजे वाली ज़रूर ज्वाइन करें। और अभी सोशियोलॉजी का एक मास्टर सेट आया हुआ है, ये न्यू है। इसमें अभी जितने भी, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अभी हाल ही में जितने भी समाजशास्त्र के एग्जाम हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा गया है, इसमें शामिल किया गया है। टोटल सेट जो रहने वाले हैं 10 रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे मास्टर सेट में, ठीक है, सोशियोलॉजी के। और प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है ये 1300 से ज़्यादा रहने वाली है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा का जो पैटर्न रहा है, जो चेंज रहा है ना, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, नए नए जो प्रश्न किस तरह से पूछने को मिले हैं, देखने को मिले हैं, पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी। अच्छा है, आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, आप जो एग्जाम्स
आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो मास्टर सेट है सोशियोलॉजी का, इसे ज़रूर लेना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह की, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790-555-3851, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 250 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। और देखिए चूंकि नए प्रश्न कराए जा रहे हैं, है ना, अभी जो रिवीजन वाली क्लास हो रही है ये इससे पहले एक बार और कराई गई है, इसमें अभी जिस तरह से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको शामिल किया गया, तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, तो इसे मिस ना करें। जितनी भी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उनके नोट्स बनाएं और उन्हें याद करना शुरू करें। देखिए यहाँ तक हो गया था, है ना। चलिए अब रिसर्च से जुड़े हुए प्रश्न क्लास में, इस क्लास में आपको कराए जाएंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता को सबसे सटीक रूप में परिभाषित करता है। पहला विकल्प देखिए, शोधकर्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत मूल्यों और पूर्वाग्रहों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना। विकल्प बी क्या कह रहा है, तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना और बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के उनका संकलन करना। सी कह रहा है, केवल उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। और विकल्प डी कह रहा है, गुणात्मक तथ्यों को पूरी तरह छोड़कर केवल मात्रात्मक डेटा पर निर्भर रहना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना और बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के उनका संकलन करना, ऑब्जेक्टिविटी को दर्शा रहा है, सही तरह से परिभाषित कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना। तथ्यों को, फैक्ट्स को या घटनाओं को उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखना, उसका वर्णन करना, है ना। किसी भी तरह के जो पूर्वाग्रह हैं उनको रिसर्च से, शोध से दूर रखना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शोध पद्धतियां दी गई हैं और उसकी विशेषता यहाँ पर दी गई हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। चलिए देखिए, सहभागी अवलोकन है, विषय वस्तु विश्लेषण है, नृवंश विज्ञान है, क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पर दिया गया है। तो सहभागी अवलोकन की अगर हम बात करें, है ना, सहभागी अवलोकन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप वाइट दिया गया है, WF वाइट, है ना, स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी, इन्होंने WF वाइट ने सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था अपने अध्ययनों में। तो यहाँ पर ए का ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना, फर्स्ट हो जाएगा। कंटेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें, विषय वस्तु विश्लेषण, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये गुणात्मक डेटा को मात्रात्मक रूप में बदलना। तो यहाँ पर ये आपका इसका सेकंड हो जाएगा, है ना, सेकंड इसका यहाँ पर हो जाएगा। नृवंश विज्ञान, संस्कृति का गहन और विस्तृत विवरण इससे जुड़ जाएगा। और क्रियात्मक जो एक्शन रिसर्च है, ये तात्कालिक जो समस्या है उसके समाधान की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। विकल्प ए कह रहा है, यदि कोई शोध पैमाना वैध है तो उसका विश्वसनीय होना अनिवार्य नहीं है। बी कह रहा है, उच्च विश्वसनीयता हमेशा उच्च वैधता की गारंटी देती है। सी कह रहा है, एक पैमाना विश्वसनीय हो सकता है भले ही वह वैध ना हो, लेकिन एक वैध पैमाने को विश्वसनीय होना ही होगा। विकल्प डी कह रहा है, विश्वसनीयता का संबंध शोध के उपकरणों से नहीं बल्कि केवल शोधकर्ता के व्यवहार से। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में क्या सही है। तो विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो ये पैमाना विश्वसनीय हो सकता है भले ही वह वैध ना हो, लेकिन एक वैध पैमाने को विश्वसनीय, है ना, वैधता पैमाना, है ना, वैध पैमाने को विश्वसनीय होना ही होगा। तो यहाँ पर जो सही होगा ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा, है ना। विश्वसनीयता मतलब बार बार परीक्षण करने पर परिणाम सेम आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वैधता, वैलिडिटी, है ना, यहाँ पर पैमाने का मतलब यही है कि पैमाना वही माप रहा है जिसे मापने के लिए बनाया गया है उसे। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं, हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। उपकल्पना के निर्माण के बिना भी वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान संभव है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पद्धति से जुड़ा हुआ है? पद्धतियां यहाँ पर दी गई हैं, सर्वेक्षण पद्धति, आगमन पद्धति और आधारभूत सिद्धांत, निगमन पद्धति और प्रयोगात्मक शोध डिजाइन यहाँ पर दी गई है। बिना हाइपोथेसिस के वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान संभव है। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आधारभूत सिद्धांत, आगमन पद्धति, यहाँ पर बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सी होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभाव्यता निर्देशन का प्रकार है जिसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा अनुसार या उद्देश्य के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, ना कि लॉटरी या रैंडम तरीके से? ऑप्शन देख लेते हैं। स्थिरित यादृच्छिक निर्देशन, क्लस्टर निर्देशन, सोद्देश्य या निर्णय निर्देशन, व्यवस्थित निर्देशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोद्देश्य या निर्णय निर्देशन। ठीक है, सोद्देश्य या निर्णय निर्देशन हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप किसी घटना के पीछे के क्यों कारण प्रभाव संबंध को जानने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, वर्णनात्मक शोध प्रारूप, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप, निदानात्मक शोध प्रारूप। यहाँ पर दिया गया कौन सा शोध प्रारूप है जो किसी घटना के पीछे के क्यों कारण प्रभाव संबंध को जानने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा होगा? कौन सा रिसर्च डिजाइन होगा? किसी घटना के पीछे के क्यों कारण, है ना, क्यों कारण प्रभाव को जानने के लिए यूज किया जाता है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक शोध होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, दो कथन दिए गए हैं, सही क्या है ये बताना है। पहला है गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक प्रकृति का होता है। दूसरा कह रहा है मात्रात्मक अनुसंधान निगमनात्मक प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सही होंगे, है ना, सी आपका यहाँ पर सही होगा। कथन देखिए, कथन कारण से प्रश्न है। कथन कह रहा है सामाजिक अनुसंधान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कारण कह रहा है सामाजिक अनुसंधान का विषय मानव व्यवहार है जो परिवर्तनशील और व्यक्तिपरक होता है, सब्जेक्टिव होता है। मानवीय व्यवहार क्या है? बदलता रहता है। और क्या है इसका? ये सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? सामाजिक अनुसंधान में, सोशल रिसर्च में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, साइंस की तरह ही ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त करना क्या है? कठिन है ना, अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि सोशल रिसर्च का जो विषय है, सामाजिक अनुसंधान का जो हमारा विषय है, वो क्या है? मानव व्यवहार है, और ये व्यवहार बदलता रहता है, और ये सब्जेक्टिव तरह का है। तो ये क्या होगा? इसको ऑब्जेक्टिविटी इस पे प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में त्रिभुजीकरण पद्धति का अर्थ पूछा जा रहा है। समाजशास्त्र में त्रिभुजीकरण पद्धति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कह रहा है 3 अलग अलग शोधकर्ताओं द्वारा एक ही समय पर अलग अलग अध्ययन करना। विकल्प बी कह रहा है किसी एक ही सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए बहु पद्धतियों का उपयोग करना। सी कह रहा है केवल 3 सामाजिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन करना। और डी कह रहा है आदिम, ग्रामीण और शहरी समाजों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करना। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? त्रिभुजीकरण पद्धति का क्या तात्पर्य है? किसी एक ही सामाजिक घटना के लिए, है ना, किसी एक ही सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए बहु पद्धतियों का उपयोग करना। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं शोध की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, है ना, जब हम एक या एक से अधिक पद्धतियों का प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ पर उसको हम त्रिभुजीकरण कहते हैं। ये ऐसा क्यों करा जाता है? शोध की विश्वसनीयता
बढ़ाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं और एक तरफ शोधकर्ता या समाजशास्त्री हम कह सकते हैं दिए गए हैं। ये आपके एग्जाम्स में बुक्स पूछी गई हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए देखें, मेथड्स इन सोशल रिसर्च किसकी हो जाएगी? मेथड्स इन सोशल रिसर्च तो ये हो जाएगी गुड एंड हॉट की, एक आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। फिर इसके अलावा साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये हो जाएगी आपकी पीवी यंग की। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ये आपका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? विलियम वाइट का, है ना। सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था इन्होंने। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन ये मोजर की हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने साक्षात्कार के कितने प्रकार बताए थे, कौन कौन से, आप आंसर करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। जब कोई शोधकर्ता किसी छिपी हुई या ऐसी आबादी का अध्ययन करना चाहता है जहां तक पहुंचना कठिन हो, या जैसे कि ड्रग्स लेने वाले या अपराधी, तो किस निर्दर्शन, है ना, किस सैम्पलिंग पद्धति का उपयोग सर्वोत्तम माना जाता है? कोटा निर्दर्शन, स्नोबॉल निर्दर्शन, व्यवस्थित निर्दर्शन या फिर सरल दैव निर्दर्शन। जब कोई शोधकर्ता किसी छिपी हुई या ऐसी आबादी का अध्ययन करना चाहता है जहां पर पहुंचना कठिन हो, तो हम किस निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर स्नोबॉल निदर्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेटवर्क सैंपलिंग भी कहा जाता है, तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। अब निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध में मूल्य मुक्त विज्ञान वैल्यू फ्री साइंस की वकालत की? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्ट, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने सोशल रिसर्च में वैल्यू फ्री साइंस की बात की थी? किसका कहना था? मैक्स वेबर का, है ना। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि जो समाजशास्त्री हैं उन्हें अपने अध्ययन करते समय, है ना, अध्ययन के दौरान जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, वैल्यूज हैं उनसे दूर रहकर एक तटस्थ भांति की तरह हमें ऑब्जेक्टिविटी ताकि बनी रहे, उसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। तो वैल्यू फ्री की बात जो की थी ये वेबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, निर्देशन त्रुटि के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? चार दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि जैसे जैसे निर्देशन का आकार बढ़ता है निर्देशन त्रुटि बढ़ती है। बी कह रहा है जैसे जैसे निर्देशन का आकार बढ़ता है निर्देशन त्रुटि घटती है। सी कह रहा है निर्देशन के आकार और निर्देशन त्रुटि के बीच कोई संबंध नहीं है। और डी कह रहा है निर्देशन त्रुटि केवल गैर संभाव्यता निर्देशन में ही होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? निर्देशन त्रुटि, है ना, सैम्पलिंग एरर के संबंध में क्या सही है? यहाँ पर जैसे जैसे निर्देशन का आकार बढ़ता है निर्देशन की जो त्रुटि होती है वो क्या होती है? घटती है। यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए, अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर पूछा जा रहा है, क्या है यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रश्नावली को शोधकर्ता स्वयं भरता है जबकि अनुसूची को डाक द्वारा भेजा जाता है। विकल्प बी कह रहा है कि अनुसूची को प्रांगण यानी कि शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से पूछकर भरा जाता है जबकि प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरता है। सी कह रहा है प्रश्नावली केवल अशिक्षित लोगों के लिए उपयोग की जाती है। और डी कह रहा है अनुसूची में प्रश्नों की संख्या हमेशा कम होती है। तो अंतर पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर अंतर क्या होगा? देखिए, डी और डी में केवल अनुसूची की बात हो रही है, तो अंतर तो दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। सी में भी वही है, प्रश्नावली केवल अशिक्षित लोगों के लिए, सी में भी वही पूछा जा रहा है। ए और बी में से बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो शोधकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, वो खुद उत्तरदाताओं से पूछ करके प्रश्नों के उत्तर भरता है। ठीक है, ये होता है अनुसूची। प्रश्नावली को उत्तरदाता खुद भरता है। तो यहाँ पर ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है,
बी यहाँ पर राइट होगा। अब चूंकि प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरता है, तो ये जो प्रश्नावली है वो शिक्षित लोगों के लिए यूजफुल होगी, है ना, अशिक्षित लोग फिर नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो होगा राइट आंसर, ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? उपकल्पना का निर्माण, शोध डिजाइन तैयार करना, समस्या का चुनाव या पहचान, तथ्यों का संकलन। पहला चरण पूछा जा रहा है रिसर्च का क्या होता है, तो रिसर्च का पहला क्या होता है, समस्या का चुनाव होता है ना, समस्या का चयन होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ऐसी प्राकल्पना या हाइपोथेसिस जो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है इसे दर्शाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य रूपी उपकल्पना कहते हैं, शून्य उपकल्पना कहते हैं, दिशात्मक उपकल्पना कहते हैं, या फिर जटिल उपकल्पना कहते हैं। ऐसी उपकल्पना जो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है इसे दर्शाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे, शून्य उपकल्पना। बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पैनल अध्ययन निम्नलिखित में से किस शोध प्रारूप का एक हिस्सा है? अनुदैर्ध्य शोध प्रारूप, अनुप्रस्थ शोध प्रारूप, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप और ऐतिहासिक शोध प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? पैनल अध्ययन। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? यहाँ पर आपका अनुदैर्ध्य शोध प्रारूप होगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएं आप यहाँ। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है, किसी बड़े समूह के सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र करना। बी कह रहा है, किसी एक सामाजिक इकाई, व्यक्ति, संस्था या समुदाय का गहन और विस्तृत अध्ययन करना। समाज में व्यापक सर्वेक्षण का संचालन करना। केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करना। तो केस स्टडी मेथड के बारे में बताया गया था, है ना। ये गुणात्मक विधि है, गुणात्मक पद्धति है। इसमें क्या होता है, किसी भी इकाई, है ना, किसी भी इकाई का हम, ये इकाई व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, समस्या भी हो सकती है, समुदाय भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसका जब हम गहन और विस्तृत अध्ययन व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? केस स्टडी मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। अच्छा, आंसर करेंगे आप कि केस स्टडी मेथड का सबसे पहले यूज किसके द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, मानव व्यापार और सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। ये बात किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है लुनबर्ग, पीवी यंग, बोगार्डस, डब्ल्यूजे गुडे। यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च, सामाजिक जीवन, मानव व्यवहार और सामाजिक घटनाओं के बारे में नए ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति है ना। तो ये रिसर्च को किसने कहा है? एक इस तरह से मेथड, इस तरह से रिसर्च को किसने परिभाषित किया है? किसके द्वारा किया गया है? पीवी यंग के द्वारा। तो पीवी यंग होगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सा चर एक गुणात्मक चर का है? आयु, आय, वैवाहिक स्थिति या फिर परिवार के सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर पूछा चले गुणात्मक चर का उदाहरण, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैवाहिक स्थिति हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब किसी माप की सटीकता की जांच की जाती है कि क्या वह वास्तव में उस चीज को माप रहा है जिसे मापने का वह दावा करता है, तो इसी शोध की भाषा में हम क्या कहते हैं? विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता या फिर समानीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? अभी आपको बताया गया, क्या कहेंगे? वैलिडिटी, वैधता हम कहेंगे, है ना, वैधता कहेंगे। बी आपका यहाँ पर सही होगा। सहभागी अवलोकन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले पूछा जा रहा है, किसके द्वारा किया गया था? लिंडमैन के द्वारा। याद आ रहा है? आपको बताया गया था इनकी एक पुस्तक सोशल डिस्कवरी कब आती है? 1924 में आती है। सबसे पहले इन्होंने ही इसका प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद में मेलानोव्स्की ने भी इसका किया है, जो वाइट है उनके द्वारा भी किया गया है ना, श्रीनिवास हैं उनके द्वारा भी किया गया था इस मेथड का यूज। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनगणना किस प्रकार के शोध और डेटा संग्रह का उदाहरण है? ऑप्शन है निर्देशन, सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा। बी कह रहा है समग्र सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा। सी में है प्रयोगात्मक शोध और द्वितीयक डेटा। और डी में है केस स्टडी और गुणात्मक डेटा। जनगणना किस प्रकार के शोध और डेटा संग्रह का उदाहरण है? तो जनगणना सेंसस किस में आएगा?
ये किस में आएगा? समग्र सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अनुसंधान में साहित्य की समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, यह शोधकर्ता को यह जानने में मदद करता है कि इस क्षेत्र में पहले क्या काम हो चुका है। दूसरा कह रहा है यह शोध अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है यह वैचारिक स्पष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। साहित्य की समीक्षा अनुसंधान में क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, ऐतिहासिक पद्धति में उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक पत्रों, डायरी, आत्मकथाओं को किस प्रकार के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर आभासी स्रोत? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक पद्धतियों में उपयोग किए जाने वाले अधिकार पत्रों, डायरियों और आत्मकथाओं को किस प्रकार के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है? आंसर करें। यहाँ पर आपका प्राथमिक स्रोत होगा, ठीक है। प्राथमिक स्रोत होगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना ही करते हैं, है ना। 25 प्रश्न हो गए, इतना ही करते हैं। बाकी के प्रश्न अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी सर्व करिएगा।